Hello, good evening, everyone. This is the seventh seminar for Pakistan Cattle Society, and today's speaker is Mr. Nasir Ali Khan. And title is the Carbon Neutrality Pathways, Challenges, and Opportunity. And Mr. Nasir Ali Khan is currently serving as a Vice President for Pakistan Cattle Society and a current PhD researcher at the Beijing Forestry University in China. So today he will be talking about the carbon neutrality pathways. Welcome, Mr. Nasir Ali Khan, and please start your lecture. Hello and good evening, everyone. Today I'm going to present my topic, which is very general, but I would like to discuss about the carbon neutrality. That why carbon need to be neutral in the atmosphere. So let's start with the topic: pathways and challenges and opportunities. सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी है क्या। तो कार्बन न्यूट्रलिटी है कि मतलब ये बैलेंस होना चाहिए। कार्बन एक बहुत ज़्यादा बेसिक एलिमेंट है हमारे इकोसिस्टम में, लेकिन इसको जो है ना ये बैलेंस में होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप लोगों को पता है। तो इसलिए इसको मतलब अगर ये हम एमिशन ज़्यादा करेंगे तो इसकी वजह से फिर जो है ना हमारी इन्वायरमेंट पे और हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसी वजह से इसको न्यूट्रल करना चाहिए, क्योंकि कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसकी जो की गोल्स है वो ये है कि मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो और जो टेम्परेचर है वो 1.5 से जो है ना वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक लेके आना है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि हम क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट जो है ना वो मिटिगेट करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी बच जाए और फॉर लास्टिंग जो है ना वो ना हो जाए इन्वायरमेंट को, और इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। पिछले 2023 में यूएनईपी एक वो हुआ था, मीटिंग हुई थी। उसमें 140 कंट्रीज़ ने ये कमिट किया हुआ था कि हम नेट ज़ीरो टारगेट जो है ना हासिल करेंगे। उसमें चाइना ने कमिट किया हुआ था कि हम 2060 तक कर लेंगे। बस कंट्री जो है ना वो 2030 तक, बस कंट्री जो है ना 2050 तक, यूएसए जो है ना वो कह रहे हैं कि हम 2050 तक जो है ना नेट ज़ीरो टारगेट जो है ना वो हम अचीव कर लेंगे। इसके बाद ये इसके सोर्सेज आते हैं कि कौन-कौन से सोर्सेज है और उससे जो है ना एमिशंस हो रहे हैं और वो हमारा साइकिल जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन साइकिल जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह नाइट्रोजन साइकिल है, जिस तरह वाटर साइकिल है, इस तरह कार्बन का भी एक साइकिल है। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो हमारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो इसके सोर्सेज क्या है? मेजर सोर्सेज के बारे में मैं बात करूँगा। सबसे बड़ा जो सोर्स है वो एनर्जी सेक्टर है। और हमें पता भी है कि डे बाय डे या ईयर बाय ईयर जो है ना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो एनर्जी सेक्टर से सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है 73.2%। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़ से हो रहा है 18.4। और उसके बाद इंडस्ट्री से हो रहा है। इंडस्ट्री मीन कि जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं या सीमेंट्स वगैरह, उससे जो है ना ये इतना हो रहा है। और इसके बाद ये वेस्ट से हो रहा है 3.2%। लेकिन ये एनर्जी सेक्टर सबसे ज़्यादा एमिशन इसमें हो रहे हैं। और एनर्जी जो सेक्टर है उसमें आ रही है ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, और ये सारी जो है ये एनर्जी सेक्टर में आ रहे हैं। ये बिल्डिंग में जितनी एनर्जी यूज़ हो रही है या इंडस्ट्री में जितनी एनर्जी यूज़ हो रही है उसके जो है ना सेक्टर वाइज उसको वो प्रेजेंट किया हुआ है। और ये इसका रेफरेंस जो है ना ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस सेक्टर जो है ना ग्लोबल एमिशंस, ये तकरीबन 49.4 बिलियन टन जो है ना ये 2016 में ये कोट हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन या इंडस्ट्री, ये सारी जो है एनर्जी सेक्टर में आ गए हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर जो लैंड यूज़ है वो उसी में आ गया कि डिफॉरेस्टेशन या एग्रीकल्चर लैंड यूज़ हम किस तरह कर रहे हैं। अगर हम सस्टेनेबल वे से कर रहे हैं तो उससे जो है ना एमिशन कम हो सकते हैं।
फिर ग्लोबल CO2 इमिशन जो है ना वो तकरीबन 37.5 गीगाटन तक पहुंच चुका है। ये एक रिपोर्ट ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट से ये 2023 बहुत अपडेटेड रिपोर्ट है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है वर्ल्ड के लिए। इसके बाद इसके इम्पैक्ट्स क्या है, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, जिस तरह मैं पहले उसमें बता रहा था कि इसके इम्पैक्ट आएंगे। अगर हम नेचर को छेड़ेंगे तो नेचर उल्टा हमें छेड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि हम वो छेड़ने से पहले जो है इसका इंतज़ाम कर ले कि किस तरह इसको रिड्यूस करना है, किस तरह इसको कम करना है। तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा इशू है। फिर उसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारे जितनी भी इम्पैक्ट्स है उसकी ये आ रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। सी लेवल राइज हो गया तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गए, जिस तरह फ्लड्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्लड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख ले। स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ड्राउट्स जो है ना मुख्तलिफ एरियाज़ में। और इसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस भी उसी वजह से आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा तो इसी वजह से फिर वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड स्पीशीज एक्सटेंशन जो है वो आएगा। तो 2023 जो है ना ये एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा है आज, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी किया हुआ है। अगर किसी को टाइम मिले तो जाके इस साइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। 2023 जो है ना ये हॉटेस्ट ईयर है ऑन द रिकॉर्ड। तो इसी वजह से फिर ये सारे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं कि वाटर सप्लाई जो है ना वो डिक्रीज हो रहे हैं, चेंजिंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एसिड प्रेसिपिटेशन, राइजिंग सी लेवल्स और जियोग्राफिकल चेंजेस। और इसी वजह से फिर इन्वायरमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो सारा जो हमारे इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। इसके बाद इसकी स्ट्रेटजीज क्या है कि हम किस तरह कार्बन को जो है ना वो न्यूट्रल करें। न्यूट्रल कि हम जितना कार्बन जो है ना वो इमिट कर रहे हैं कि उसी उतना जो इमिशन है वो हम किस तरह वापस जो है ना हम स्क्वीज करें, स्क्वेस्टर करें और या में तब्दील करें। तो किस तरह हम करें उसके लिए तीन जो मेजर वो है स्ट्रेटजीज है IPCC ने वो जारी की हुई है कि इमिशन रिडक्शन कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाए। दूसरी बात ये कि हम एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट करें कि मतलब अगर एक वो है कंबस्चन जो है इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रहा है तो इससे जो है ना CO2 इंक्रीज होगा। तो हम इस तरह की एनर्जी वो बनाए कि वो एफिशिएंट हो, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 रिलीज़ ना करे। दूसरा स्ट्रेटजी है वो कार्बन रिमूवल। तो कार्बन रिमूवल किस तरह हम करेंगे? ये एक नेचुरल वो है प्रोसेस है कि हम एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन करें। दूसरा जो तरीका है वो कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज है कि हम किस तरह कार्बन को कैप्चर करें और किस तरह हम उसको फिर स्टोर करें और फिर एनर्जी फर्दर जो है ना उसको हम कन्वर्ट कर लें। और तीसरा जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है वो बिहेवियरल एंड पॉलिसी चेंजेस है कि हम किस तरह सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है ना हम प्रमोट करें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और इम्प्लीमेंट जो कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो हम इम्प्रूव कर ले तो इससे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये फिगर में आप देख सकते हैं कि हम सोलर पावर यूजेज की तरफ जा सकते हैं तो किस क्या होगा। लोअर कार्बन एमिशन होगी, एडाप्टेशन रिजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। अल्टीमेटली ये होगा फॉरेस्टेशन या एफिशिएंट एग्रीकल्चर मेथड्स है तो इससे कार्बन रिडक्शन सिक्वेस्ट्रेशन आएगा। और इसका जो है ना वो रेजिलियंस क्रॉप्स एंड फूड सिक्योरिटी जो है ना वो हमारी जो है ना वो सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ अगर हम जाए तो कार्बन इमिशन जो है रिडक्शन डायरेक्टली रिडक्शन होगा और रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी होगी। और जो पांचवा है ग्रीन वॉल्स एंड रूफ टॉप्स जो है ना वो हम कार्बन रिडक्शन एंड सिक्वेस्ट्रेशन की तरफ हम लेके जाता है। और स्टॉर्म वाटर या मैनेजमेंट वो जो वाटर मैनेजमेंट है वो भी हो जाता है। पब्लिक एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाए ना कि इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाए। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह इनोवेट करें और किस तरह हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी इमिशन जो है ना हम कम करें, कम से कम करें। सबसे पहले तो हम सोलर और विंड की तरफ जाना चाहिए कि सोलर और विंड एनर्जी जितनी भी ज़्यादा जनरेट होगी तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल कम यूज़ होंगे तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम होगा।
हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम है या डायरेक्ट एयर कैप्चरिंग है, जो मैंने ये पिछले स्लाइड में बता दिया। बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है। और फिर दूसरा जो है ना इमर्जिंग ट्रेंड्स आजकल जो है ना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है और इन्हांस्ड वेदरिंग फॉर CO2 रिमूवल है। तो ये फिगर में आप देख लीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हम पावर सप्लाई किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी और फिर प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ट्रांसपोर्ट, ग्रिड स्टोरेज, इसकी तरफ हम जाते हैं। और फिर इन यूज़ जो है ना हम उसमें इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन या बिल्डिंग एंड पावर में हम यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी फिगर में आप देख लें तो हम किस तरह मतलब डायरेक्ट कैप्चरिंग कर सकते हैं। ये एयर हम उससे कर लेते हैं, इसमें एब्जॉर्बेंट्स होते हैं। ये जो कैप्चरिंग सिस्टम है उसमें एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और वो जो क्लीन एयर है वो एनवायरनमेंट को दे देता है। उसके बाद हम कंप्रेस कर लेते हैं और कंप्रेशन के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन और उसमें यूटिलाइजेशन और स्टोरेज में लेके जाते हैं। और ग्लोबल रिन्यूएबल जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया हुआ है कि इसकी कैपेसिटी जो है ना 10% वो कम होगी अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। 10% CO2 जो है वो इमिशन उसकी कम होगी। उसके बाद चैलेंजेस क्या है कि मतलब अगर हम ये चीज़ें तो कर रहे हैं लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे या मतलब जिस टेक्नोलॉजी की तरफ आप जाएंगे तो उसमें चैलेंजेस आएंगे। तो वो चैलेंजेस ये है कि इकानमी मतलब उसके लिए जो है ना हाई कॉस्ट चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। फॉर अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हाई कॉस्ट चाहिए। दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी का स्केलिंग अप CCS एंड DAC, जिस तरह मैंने आपको बता दिया पिछले स्लाइड में, डायरेक्ट एयर कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है ना उसको स्केलिंग अप करना है। स्केलिंग अप के लिए हमें क्या करना होगा, हमें और रिसर्च करना होगा और उसको जो है ना इंडस्ट्रियलाइज करना होगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ इंटरनेशनल कंसेंसस है कि मतलब जो पॉलिटिक्स है कि USA कह रहे कि ये तो ज़्यादा चाइना कर रहे, चाइना कह रहे कि नहीं USA कर रहे। तो इसी वजह से ये चीज़ें जो है ना ये पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है वो भी बिल्डअप करना होगा कि आके बैठें और इस जो अलार्मिंग सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर कोई भी कंट्री कर रहा है तो वो उसी कंट्री को इफेक्ट नहीं कर रहा, सारी दुनिया को इफेक्ट कर रहे। तो मतलब ये एक लॉबिंग चल रही है पॉलिटिकल, तो ये भी एक चैलेंज है। और सोशल रेजिस्टेंट टू बिहेवियर चेंज, जिस तरह अगर हमारे अपने गाँव या मतलब अपने जो इलाका है उसमें आप देख ले किसी को आप बताएं किसी CO2 इमिशन हो रहा है या ये ना करो, तो वो मतलब माइंड करते हैं कि ये क्या आप कह रहे CO2 क्या है ये, मतलब कि वो चीज़ें जो है ना उसमें चेंज लाना पड़ेगा, वो अवेयरनेस पैदा करना होगा लोगों में। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि फिगर में आप देख ले तो लेक ऑफ पॉलिटिकल विल है, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है, मैंने जो बता दिया हाई कास्ट एंड ट्रांजिशन है कि अगर हम फ्यूल से हम जा रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो है ना हाई कास्ट लगेगा। और फिर लिमिट एक्सेस ऑफ फंडिंग है और लेक ऑफ अवेयरनेस। फिर रोल ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस की, इसका क्या असरात है CO2 इमिशन में, या जो CO2 इमिशन हो रहा है तो उसको किस तरह ये पॉलिसी और या गवर्नेंस उसके ऊपर क्या उसके असरात हैं। तो उसके लिए नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एक सिस्टम है वो बिल्डअप करना होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडीज जो है ना वो इंक्रीज करनी होगी। जिस तरह चाइना में ये पिछली मरतबा में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें सबसे ज़्यादा ये जो सब्सिडीज दे रहे हो वो उस पे दे रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज पे, कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सब्सिडीज जो है ना वो कंपनीज को गवर्नमेंट दे रहे हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। फिर कार्बन टैक्सेस एंड कैप एंड ट्रेड सिस्टम है कि मतलब अगर एक इंडस्ट्री है वो इमिशन कर रही है या मतलब वो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो उसी वो जो जनरेटेड वेस्ट है उसके लिए वो कास्ट कर रहे हैं, उसके लिए वो टेक्नोलॉजी लेते हैं और उसको जो है ना दोबारा एक रिसाइकल वे में यूज़ कर रहे हैं कि मतलब जो
वेस्ट है या मतलब जो CO2 रिडक्ट वो मतलब मुख्तलिफ गैसेज हैं हम इन्वायरमेंट को दे रहे हैं, तो वो हम दोबारा रिसाइकल करके वो चीज़ें इस्तेमाल में लें। फिर ये ग्लोबल एग्रीमेंट्स ये जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंडर यानी ये कह रहे हैं कि हम 2050 तक ये लिमिट रखते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने ऊपर नहीं लेके जाना ये जो एवरेज टेम्परेचर है। एक ग्लासगो में क्लाइमेट पैक्ट 2021 में हुआ था। तो ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसके अंडर UNFCCC का एक एग्रीमेंट हुआ था। वो 80 कंट्रीज जो है ना, उन्होंने NDCs जो है ना वो डेवलप किए हुए थे और ये एग्री हो गए थे कि मतलब हम इस पे काम करेंगे और हम जो है ना इसको अपडेट करेंगे और CO2 रिडक्शन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और इसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ टारगेट सेट किए हुए हैं। और फिर इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी पे या इम्प्लीमेंटिंग कार्बन प्राइसिंग पे ये इस तरह एक सिस्टम बनाया होता है। और प्रोमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, एनकरेजिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ये जो सेक्टर्स है, इस पे हमने काम करना है, इस पे हमने सब्सिडीज देनी है और इनको हमने इम्प्रूव करना है कि CO2 रिडक्शन कम से कम हो। फिर केस स्टडीज़ है, 4 केस स्टडीज़ है मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो नॉर्वे है, उन्होंने ट्रांजिशन 98% वो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चले गए हैं। और चाइना जो है ना, ये लार्जेस्ट सोलर एंड विंड एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली, आप देख ले, मेरे ख्याल से ग्लोबली 350 मेरे ख्याल से 555 इस तरह गीगावाट ये ग्लोबली हैं कि मतलब ये सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ गए हुए हैं। और इसमें चाइना का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 120 गीगावाट जो है ना सोलर कैपेसिटी इन 2023। ये एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने जारी किए हुए हैं। और फिर यूनाइटेड स्टेट जो है ना IRA एक्ट 2022 टू बूस्ट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ये एक इन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है। और इंडिया ने ये कमिट किया हुआ है कि हम 2070 तक जो है ना हम नेट ज़ीरो वो करेंगे। फिर इसमें रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ आ जाती हैं। जिस तरह मैंने ये पिछली स्लाइड में बताया कि बिहेवियरल चेंज ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट कर रहे हैं इसी इशू पे। तो इंडिविजुअल एक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन कि कितना एनर्जी इंडिविजुअल जो है ना वो कंजर्व कर रहे हैं, यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एडॉप्टिंग प्लांट बेस्ड डाइट्स। और फिर उसके बाद कम्युनिटी एफर्ट्स है कि लोकल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हो, इस तरह डैम्स बनाते हैं या इस तरह मतलब एक सिस्टम बना लेते हैं कि वो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है या मतलब जो चीज़ें मिसाल एक इंडस्ट्री से ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, उसके लिए कोई लोकली एक इस तरह का सिस्टम बनाए, इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाए कि उसके लिए स्क्रबर्स लगाए या इस तरह कोई वो लगाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इमिशन ना हो। फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने सोसाइटीज़ भी देखी है अपने इलाके में कि वो ट्री प्लांटेशन के इनिशिएटिव्स लेते हैं कि क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान या इस तरह के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो ये भी एक एफ़र्ट है कि सस्टेनेबल वे या सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जाएँ और जो कार्बन है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएँ और उसको सिक्वेस्टर करके CO2 इमिशन को कम कर सकें। एडवोकेसी फॉर सस्टेनेबल पॉलिसीज़, और ये एक पिछली 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो उसमें 4 इन्होंने गोल्स रखे हुए थे कि सिक्योर ग्लोबल नेट ज़ीरो बाय मिड सेंचुरी एंड कीप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड विद इन रीच। और इसके बाद ये अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स, मोबिलाइज फाइनेंस एंड वर्क टुगेदर टू डिलीवर। ये एक इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ था कि इस पे हम काम करेंगे और ये हम अचीव कर लेंगे 2050 तक। इसके लिए फिर फ्यूचर पाथवे हमें क्या क्या करना चाहिए, फ्यूचर पाथवे क्या होना चाहिए। तो इसके लिए 2 किस्म की गोल्स हैं। एक तो शॉर्ट टर्म गोल है कि हम मतलब को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह हम किसी और उसकी तरफ चले जाए, फेजिंग आउट वो कर लें। और या प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम उसकी तरफ चले जाएँ। और
लेकिन हमें लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाना होगा कि हम जो नेट ज़ीरो इमिशंस है बाय मिड सेंचुरी, उसको हमने उसी हद तक रखना है, चाहे जो भी हो जाए। ये सिर्फ वो जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, उससे तो ठीक है, मतलब किसी हद तक वो हो जाएगा, लेकिन हमने हर सेक्टर पे काम करना है कि ये जो हमारा टारगेट है, ये पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 जो सेट किया हुआ है कि इससे कम हो, या मतलब वो हो या इससे कम हो, 1.5 से ज़्यादा ना हो। एडवांसिंग नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजीज़ जो है ना, ये भी वर्ल्ड बैंक ने वो जारी किया हुआ था, तो उस पे ये कह रहे कि हम किस तरह जो है ना नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी जो है ना वो अचीव कर ले, और उसकी वजह से इसके थ्रू से फिर हम CO2 एमिशन को कम करें। ये एक फिगर है, तो इस पे आप देख सकते हैं कि 8 जो है ना 8 सेक्टर्स हमें उसकी तरफ लेके जा सकता है। 8 एक्शन जो है ना हम अगर ले तो increase solar and wind capacity 3.5 times to 500 gigawatts। दूसरा जो है ना हमें एलिमिनेट करना होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम कोल, वो हमें उसकी तरफ नहीं जाना होगा, चाहे जो भी हो जाए। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है ना सेक्टर उसकी तरफ स्विच अप करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और फिर उसके बाद मेंटेन करंट का नेचुरल गैस जनरेटिंग कैपेसिटी फॉर रिलायबिलिटी। और हमें छोटा कौन सा काम करना होगा, इंक्रीज जीरो एमिशन व्हीकल्स शेयर टू 50%। उसके अलावा हमें इंक्रीज सेल्स शेयर ऑफ बिल्डिंग हीट पम्प्स टू 50%। इसके फिर सेक्शन हमें क्या करना होगा, ऑल न्यू बिल्डिंग्स एंड अप्लायंस मीट स्ट्रिक्ट एनर्जी एफिशिएंसी गोल्स। और R&D फॉर कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स, उसके लिए हमें कोई इस तरह का सिस्टम बूस्ट करना होगा कि हम उसको कैप्चर करें, सिक्वेस्टर करें और फिर स्टोर करें और फिर आगे एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। बिल्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड पाइपलाइन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसके लिए हमें एक इस तरह का सिस्टम बनाना होगा कि हम उसको वो करें, ट्रांसमिट करें पाइपलाइन के थ्रू, और उसको जो है ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हम उसमें ट्रांसमिट करें, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका वो भी एलिमिनेट हो जाए कि हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ ना करें, बस एक इस तरह ट्रांसमिशन सिस्टम हो कि उसमें ये ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो ये 8 एक्शन हम लेके फिर 2050 में हम जो है ना नेट ज़ीरो कार्बन की तरफ जा सकते हैं। अगर ये 8 एक्शन हमने 2030 तक नहीं लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर नहीं लिए, तो ये इम्पॉसिबल है कि हम नेट ज़ीरो की तरफ चले जाएँ। अच्छा, अच्छा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि कार्बन न्यूट्रलिटी ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल एक इम्पैक्ट एक क्रूशियल चीज़ है कि हम मिटिगेट करें क्लाइमेट चेंज को। और इसके लिए कोलैबोरेटिवली, ये नहीं कि मतलब एक कंट्री वो स्टेप ले ले तो दूसरी कंट्री वो नहीं ले, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बैठ के एक टेबल पे आके कि हमने इसके लिए कोलैबोरेटिवली एफर्ट्स करने हैं, और हर सेक्टर हर रीजन के हिसाब से हमने एक इस तरह का सिस्टम बिल्ड करना है कि हम नेट ज़ीरो की तरफ अगर आज नहीं तो कम से कम 2050 2060 2070 तक चले जाएँ। फिर इसके लिए कॉल टू एक्शन सपोर्ट पॉलिसीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज़ कि मुख्तलिफ इस तरह के वो है पॉलिसीज़ है, इंटरनेशनल लॉज़ है कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो है ना वो वायलेशन भी कर लेते हैं, तो ये अच्छी साइन नहीं है कि मतलब वो जो CO2 एमिशन है या जो उसके लिए पॉलिसी बनी है, उसके लॉज़ बने हैं, तो वो इफ़ेक्ट होगा। Promote innovation and clean technologies. As I told you in previous slides कि हमें क्लीन इन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना चाहिए, और ये बिहेवियरल चेंजेस ये सबसे मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होगी, एक बड़ी अचीवमेंट होगी कि आप बिहेवियरल चेंजेस लाएँ। ये स्पेशली ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है कि उनको समझाएँ कि ये CO2 एमिशन है, कि मतलब इससे एनवायरनमेंट वो होगा, फिर एनवायरनमेंट अगर ख़राब होगा तो फिर आपके ऊपर असर पड़ेगा। बारिशें नहीं होगी या तो बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी तो आपकी फसलें जो है ना वो ख़राब होंगी, फिर अल्टीमेटली जो है ना वो फूड इनसिक्योरिटी पैदा होगी, तो फिर
आप इफ़ेक्ट होंगे। तो ये एक चेंज लाना पड़ेगा, ये इसके लिए एक कैंपेन ऑल ओवर द वर्ल्ड करनी पड़ेगी। तो दिस वाज़ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम आंसर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच नासिर फॉर नाइस प्रेजेंटेशन। और बड़ा अच्छा बेसिक गाइडलाइन थी जिसमें साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए और इवन कि आम पब्लिक के लिए काफ़ी इसके अंदर गाइडलाइंस थी कि हमें किस तरह से कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अ नाइस टॉक। सो नाउ we can move forward to the discussion sessions. सो किसी का अगर कोई क्वेश्चंस और कोई कमेंट्स और कुछ सजेशंस हो तो प्लीज you can raise your hand or directly unmute yourself and you can speak. नासिर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये नॉर्वे का अभी आपने जिक्र किया था। जी, जी। हाँ, नॉर्वे में 98% ये उसमें रिन्यूएबल पर चले गए हैं ना? जी, जी। यस, तो मेजर सोर्स कौन सा यूज कर रहे हैं? सोलर है, विंड है या बायो एनर्जी वगैरह है? ये मेजर सोर्स जो है ना इनका विंड और सोलर है। और हाँ। उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे वो बायो एनर्जी पे ये काम कर रहे हम्म, हैं। लेकिन वो स- अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि मतलब हम्म। ये उसी स्टेज तक पहुंचे कि मतलब बायो एनर्जी की तरफ ज़्यादा, लेकिन विंड और उस पे सोलर पे ज़्यादा है। और इंडिया ने भी अपना प्लान दे दिया 2070 तक है। हाँ, इंडिया ने भी प्लान दिए। वो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो तो कह रहे थे कि हम जो है ना 260 तक कर लेंगे। ये चाइना ने भी अपना प्लान दिया है। ये पिछली कोप 29 में मेरे ख्याल से हम्म। उन्होंने दिया है कि हम 2050 तक हम नेट ज़ीरो तक चले जाएँगे। चाइना का तो वो CRI जो प्रोजेक्ट लगा है वो भी बहुत है। 450 टन ऑलमोस्ट पर डे उसकी CO2 कैप्चरिंग कन्वर्जन कैपेसिटी है। तो उससे एग्ज़ैक्टली भी ऐसा ही और ये हाँ। हाँ, हाँ, इनका अपना भी एक वो होता है ना, ये अपनी एक मीटिंग होती है, उसका तो मैं स्पेसिफ़िकली नाम भूल गया हूँ, लेकिन हम्म। ये हर 5 साल के लिए अपना वो बनाते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं। तो ये जो 2025 तक पॉलिसी है ना, तो ये CO2 इमिशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये 2025 तक ये मेजर जो इनका जो वो होगा, कंसंट्रेशन हम्म। होगी उसके ऊपर होगी कि हम CO2 किस तरह कम कर लें। हाँ, नाइस नाइस नाइस, ग्रेट। और पाकिस्तान हुँ, का हुँ। कहीं पे जिक्र नहीं आया। असल में पाकिस्तान जो है ना ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो वो इतने इमिशन नहीं करते एज़ कम्पेयर टू ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो हाँ, इसी ये वजह भी है। से उसका ज़िक्र मैंने नहीं किया है। क्योंकि मेजर जो कंट्रीब्यूटर है इसके अंदर US, चाइना और इंडिया है। हाँ, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर मेरे ख्याल से वो ये चाइना है, यस 32% ये कर रहे हैं। यस यस यस। हुँ। आंसर कर दिस। और गुड गुड, लेकिन ये इंडिया कैसे कम करेगा? क्या टेक्नोलॉजी कुछ आगे, मतलब कुछ इस तरह का आपने देखा? किस पे, सोलर पे जाएंगे या? ये ज़्यादातर काम उस पे कर रहे हैं, सोलर और विंड पे अभी कर रहे हैं, मतलब इन्होंने इतना वो काम नहीं किया है, लेकिन ज़्यादातर काम इस पे कर रहे हैं, सोलर और विंड पे, कि हम स्विच ओवर हो जाए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। क्योंकि दूसरी जो वो है ना एनर्जी सोर्सेज़ यस। उनके लिए एक तो कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा, दूसरी बात ये है कि उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है। मतलब इतनी वो आपको इतना प्रोडक्शन नहीं दे रहा एज़ कम्पेयर टू दीज़ 2। हाँ, बेसिकली जो बायो है ना वो स्टिल कहीं ना कहीं कार्बन सोर्स है ना। हाँ, हाँ। तो मतलब बायो बायो एनर्जी क्लीनर है, बट उसके अंदर एक तो कार्बन सोर्स है, दूसरा उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका है हेट्रोजीनियस नेचर का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हुँ, हवाले हुँ, से ना। हुँ। हुँ, 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 हुँ। ये सोलर और एग्ज़ैक्ट विंड ये सबसे बेहतर है। हुँ, हुँ। हम्म। और ये चाइना जो है ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सोलर कैपेसिटी में। ये मेरे ख़्याल से ऑल ओवर द वर्ल्ड 355 है या इस तरह का, हम्म। 355 गीगावाट ये इतना वो कैपेसिटी है सोलर। सबसे बड़ा जो है ना ये चाइना कंट्रीब्यूटर 120 गीगावाट। चाइना तो मेरे को ग्रेट पावर ऑफ चाइना, इस पे ऊपर भी इन्होंने कुछ वो लगाया हुआ है, सोलर।
हाँ हाँ, हर जगह पे हाँ। जहाँ पर भी आप जाए तो सोलर आपको नजर आएंगे। बीजिंग के अलावा ना, बाहर मतलब हम्म। शहर से आला। तो फ्यूचर जो है वो सोलर में जा रहा है और विंड में जा रहा है, हाँ हाँ, ये 2 सेक्टर हैं इनके लिए। जो ज़्यादा सस्टेनेबल है। एक छोटा सा सवाल मैं कर लूं। जी जी सर, प्लीज। यस सर। अ, मतलब व्हाट यू पीपल फोर सी के लोग, ये तो डेवलप कंट्रीज तो अपना टारगेट देते भी हैं और आगे भी कर लेते हैं ना। जी। तो किस अभी आप 20-25 इयर्स बैक कंट्रीज का टारगेट था 2030 तक वो अचीव करेंगे, और अभी तक मतलब उस तरह रिडक्शन नहीं है और उस तरह की मेजर्स नहीं ले सके जो उनकी इनिशियल वर्ल्ड लेवल के कमिटमेंट थी। तो क्या ये ऐसा नहीं है कि जब तक अल्टरनेट टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती, रिन्यूएबल फ्यूल्स के ऊपर 100% अप स्केलिंग नहीं होती किसी भी टेक्नोलॉजी की, तब तक ये कमिटमेंट तक ही रहेंगी? क्या ख्याल है? सर एग्जैक्टली ये सही है कि जब तक हाँ, आप उसी चीज पे काम नहीं कर रहे तो वो तो आप कमिटमेंट आगे तब करोगे जब आप अपना जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्डअप करोगे कि हाँ मतलब हाँ, ये अभी काम कर रहे हैं, तो फिर आगे जाके मतलब वो कमिटमेंट आपने करनी है कि हाँ मैं इस टाइम से इस टाइम तक इसका सर वो सारी चीज़ें वो अपने सामने रख लेते हैं कि मिसाल अगर ये 2025-26 में कर सकते हैं तो ये उनको बता देते हैं कि हम 2030 तक कर लेंगे, ताकि इसमें अगर कोई वो आ जाए ना, फ्लॉज़ वगैरह आ जाए, तो फिर उसी चीज़ को पूरी करने के लिए हमारे पास टाइम हो के ऐसा ना हो कि ये टेक्नोलॉजी में कोई वो आ जाए और फिर वो प्रोडक्शन या मतलब वो जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा ना करे। तो इसी वजह से वो इस तरह करते हैं कि मतलब 2025 में ये कंप्लीट कर सकते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं कि नेट ज़ीरो तक हम जा सकते हैं। तो ये 2030 का बता रहे थे कि हम 2030 तक हम वो कर लेंगे, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी बेस पे ना पिछली जो इन्होंने वो बनाई होती है उसी बेस पे ये फिर आगे प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो तो सोलर और इसकी तो ग्रोथ हुई है। अभी सोलर जो है वर्ल्ड वाइड बहुत इसकी है, लेकिन फ्यूल्स जो हैं उनके ऊपर बेसिकली हम बहुत पीछे हैं। यानी जब तक एग्जैक्टली फ्यूल्स की सर। होती उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हम्म आपकी जो इंडस्ट्री है वो फ्यूल बेस्ड है ना, आपकी हम्म हम्म ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल बेस्ड है। तो सर ये भी अब ये इलेक्ट्रिक की तरफ वो लेके जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक मतलब वो जो ज़्यादा इमिशंस है एज कम्पेयर टू फ्यूल, तो वो भी उस पे भी काम कर रहे हैं कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक उसकी तरफ चले जाए और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम विंड और इन चीज़ों से वो जनरेट करके ना सर, तो अल्टीमेटली सर वो जो फ्यूल का जो वो है वो फेल हो जाएगा। आ, इसके अंदर एक एक ये भी इशू है। अभी जो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो हिस्से मेजर हैं, एक रोड बेस है, एक एविएशन सेक्टर है ना। हम्म। जो रोड बेस पे कार और बसेस तक है, मतलब जो इतनी ज़्यादा हैवी ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहाँ तक तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक लेके चले जाएंगे ना। हम्म। मतलब कार में तो इलेक्ट्रिकल इजी चली जाएगी, सोलर कार चली जाएंगी, बसेस में ये है कि हाइड्रोजन फिल कर लेंगे। अब बाकी रह जाएगा ट्रक और इस तरह के जो हैवी ट्रांसपोर्टेशन है उनके लिए स्टिल हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। जो मेजर पोर्शन इसके अंदर प्रॉब्लम है वो हमारा एविएशन सेक्टर का है। एग्जैक्टली। एविएशन सेक्टर में हम ना तो उसको सोलर पे लेके जा सकते हैं, ना इतनी बड़ी बैटरीज लगा सकते हैं क्योंकि पावर उसको प्रोवाइड करें, ना उसको हम्म हाइड्रोजन पे लेके जा सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन स्टोरेज का वहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू है और वो चीज़ें। तो हम्म उसके लिए जो न्यू रोम अभी उन्होंने जो जनरेट किया वो CO2 कैप्चर और कन्वर्जन और ये वाला साइकिल है। तो हम्म अभी जो प्लान है 2050 तक जो है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, मतलब एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर 50% रिन्यूएबल लेके आएंगे। इवन के रोड और सही बाकी है। पे नेट कार्बन पे वो जा रहे हैं, नेट कार्बन न्यूट्रलिटी में 2050 या 2060 तक ले लेंगे। बट एविएशन सेक्टर में हम 50% तक अचीव कर पाएंगे।
तो मेजर जो सबसे बड़ा मतलब इसके अंदर इशू है। बाकी रोड के ऊपर लाइट ट्रांसपोर्टेशन में भी अगले 10-15 साल में लोग शिफ्ट कर लें, अब जैसे इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं चीज़ें, तो हैवी ट्रांसपोर्टेशन का हमारे पास इशू स्टिल रहेगा। तो इस तरह से मतलब एक एनर्जी मिक्स जो है ना वो इस तरह का डिज़ाइन करेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं मेरे अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग के कुछ फ्यूल बेस पे चला जाएगा, और जो पॉसिबल ही हो सकता है वो रिन्यूएबल पे, सोलर पे और उस पे शिफ्ट कर देंगे, बैटरीज पे। और उससे बढ़ के थोड़ा सा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसको डीलिंग बहुत मुश्किल है। तो अभी हाइड्रोजन बसेस हैं चाइना में, जापान में, कोरिया में भी, यूएस में भी कुछ हैं, लेकिन स्टिल जो है इंडिया में भी कुछ, इवन के वो पाकिस्तान में भी ग्रीन बसेस आई हैं अभी। इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में 10 या 15 हैं ग्रीन बसेस, उनने लॉन्च किए हैं वहाँ पे। तो लेकिन स्टिल जो है वो चीज़ें मैनेज करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरह से मतलब जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे फ्यूल आ जाएगा, कार्बन बेस्ड फ्यूल, और जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे दूसरा फ्यूल, और फिर CO2 कन्वर्जन और उसका कैप्चरिंग और वो वाला कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरह का एक एनर्जी मिक्स जो है ना वो मे बी सूटेबली काम करेगा। हाँ, हाइब्रिड टाइप तो यस, क्योंकि हमारे पास भी यही है ना कि कोस्टल एरियाज में हम विंड पावर लगा सकते हैं। डेजर्ट में जो हमारा थर पार्कर का इलाका है, ये बहावलपुर से आगे जितना भी इलाका है सिंध वाली साइड पे, ये रेगिस्तान में बड़ी अच्छी हवाएं चलती है, तो यहाँ पे विंड मिल बड़ा अच्छा काम करेगा। और कराची वाली साइड पे जितने भी वो ओशन वाली साइड है, वो सारी जो है सी साइड, उस पे विंड मिल अच्छे से काम करेगा। और ये पंजाब सारा जो है, और कुछ जो KPK का एरिया जिसमें एग्रीकल्चर ज़्यादा है, तो ये बायो एनर्जी पे बड़ा अच्छा काम करेगा। और एग्जैक्टली। नादरन एरियाज हमारे वो उसमें हाइड्रो पावर में बड़े अच्छे हैं। तो और ये जो थर पार्कर के इलाके हैं ये भी हैं, और पंजाब के कुछ इलाके हैं, और बलूचिस्तान जिस तरह वेरान इलाके हैं वहाँ पे सोलर प्लांट बड़े अच्छे से लग सकते हैं। तो इस तरह का पाकिस्तान के अंदर भी एनर्जी मिक्स जो है वो में भी इंट्रोड्यूस, पॉसिबल इंट्रोड्यूस हो सकता है। पॉसिबल है, लेकिन आपने तो बहुत अच्छी तजवीज़ दी है कि मतलब जो जो सेक्टर, मतलब यस, मिसाल एक जगह पे हाइड्रो की ज़रूरत है तो उधर हाइड्रो, लेकिन उसके लिए चाहिए ना कि फंडिंग हो, कोई इस ये तरह है, के रिसोर्सेज हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, तो वो चीज़ ही नहीं है, उसकी कमी है। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना 186 बिलियन टन, वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट रिसोर्सेज फ्यूल है ना हमारे पास, वो कोल है। हम्म वो थर पार्कर वाली साइड पे ना, हम्म और ये नादरन एरियाज में हमारे पास सिर्फ हाइड्रो पावर है जो अभी एग्जैक्ट एग्जिस्टिंग है ना। बाकी सोलर तो हमें लगाना पड़ेगा, विंड हमें लगाना पड़ेगा। हम्म तो उसके लिए ऑफ कोर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, फिर ऑपरेशनल कास्ट हमें चाहिए। मेन ये मसला है अभी हमारे पास। इवन के बायो के लिए भी हमें, बायोमास के लिए भी हमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम चाहिए ना। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मे बी एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी में भी कुछ जाके होगा। अल्लाह क्योंकि करे। जिस तरह की सिचुएशन है मतलब इस तरह की, और तब तक क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे प्रोफेसर साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज से हैं, तो ये तो तब तक लगता है तबाही हो जाएगी। एग्जैक्टली सही है। क्योंकि हमारे पिछले 2 साल, 2-3 साल से हमारी जो उसकी है बेसिकली जो गंदम की फसल है वो तो ऑलरेडी मतलब हो रही है, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका, रेन सीजन का, एग्जैक्टली सही। वो हमारा ये चला गया है। और फ्लड्स वगैरह थोड़े बहुत है, वो चीज़ें हमारी कंट्रीब्यूट कर जाती हैं। तो मतलब एक तो फूड वाली साइड पे हमारी जा रही है, और ऊपर टेम्परेचर अब पाकिस्तान में रहीम यार खां और इन वाली साइड पे जो है ना, ये जितने भी साउथ पार्ट है तो 50 को टच करता है गर्मियों में। हम्म और लेट्स सी, इस तरह का कुछ मतलब इमरजेंसी एक्शन प्लान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ये पहले वो होता था, ये बिजली की लोड शेडिंग होती थी, अभी जो है ना वो नेट की लोड शेडिंग शुरू की है। हाँ, अभी तो देखो ना, अब इंटरनेट नहीं होगा तो रिसोर्सेज मतलब आप कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा आपका वर्ल्ड से ना। एग्जैक्टली, दुनिया से आप कट ऑफ हो जाते हैं। हम्म। लेकिन लेट्स सी, हम यस, देखते हैं ये अभी जो गवर्नमेंट आया है तो ये इंशाल्लाह कुछ करेगी।
असल में गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज हैं, यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं, और फिर एक्सपर्टीज है, सारी चीजें मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ बेहतर होगा हमारे लिए इंशाल्लाह। यूरोप का क्या सिनेरियो है लुकमान भाई? किस चीज के वाले से? इसका मतलब वो किस तरह चीजों को मैनेज करते हैं, सोलर पे यार, या विंड पे, और हाँ, आपके एरिया में? इधर सोलर विंड दोनों ही हैं। नहीं। तो यानी जो जनरल ट्रांसपोर्ट वगैरह है, पब्लिक जो, वो तो सारी इलेक्ट्रिक है। यानी ट्रैम्स हैं, बसेज हैं, ये वो। तो काफी हद तक कर रहे हैं ये सोलर विंड से, और कुछ हद तक न्यूक्लियर से। हाँ, न्यूक्लियर वाला भी ऑप्शन है, अगर सेफ ऑप्शन हो कि उसको मैनेज अच्छे से कर सकें, उसकी हैजर्डस और बाकी चीज़ों को। उसका वेस्ट असल में मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट है, फिर इवन वो जो वर्कर की सेफ्टी है वो भी इम्पोर्टेंट है। और नेपाल में क्या क्या सीन चल रहा है रावी भाई? नेपाल में अभी कुछ वैसा तो नहीं है भाई। नेपाल में अभी रिन्यूएबल सोर्स वही है, हम लोग का हाइड्रो पावर है नहीं। एक वन ऑफ द मेजर सोर्स, क्योंकि हम लोग वाटर में बहुत वाटर का हम लोग का पूरा अच्छा सोर्स है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो मेल्ट होता है जो। पर वही है कि हम लोग का हाइड्रो पावर प्लांट्स उतना ज़्यादा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो ऑलमोस्ट हम लोग का जो वाटर है वो वेस्ट होके उधर इंडिया तक जाता है। अच्छा, आपका वाटर मे इंडिया बी में इन द जाता है? फ्यूचर, हाँ, हम लोग वही तो ग्रीन एनर्जी में फोकस करें तो कंपेयर टू अदर सोर्स ये हाइड्रो पावर में थोड़ा इन्वेस्ट अच्छा हो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो सकता है। तो आप इंडिया को पानी ना भेजें ना, डायरेक्ट हमारे पास आ जाए, क्योंकि आपका पानी इंडिया में जाता है, इंडिया का पाकिस्तान में आता है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग ब्लॉक करेंगे तो हम लोग में फ्लड हो जाएगा ना। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ब्लॉक करने में भी हम लोग को दिक्कत है। हम ऐसा लोग चाहिए। रीयूज कर सके तो हम लोग को फायदा है वही। यस यस। तो वही है, एनी अदर? अगर हम लोग कोई अच्छा वाला प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर में ले जाए तो हाँ, बहुत ये अच्छा। हो सकता है। सबसे बेस्ट वही है, हाइड्रो पावर है कंट्री। गुड गुड। एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन? देन मेरे ख्याल में ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज के सेशन। काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही है, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन टू एवरीवन। और नासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर द presentation of for a nice presentation. वेलकम नासिब भाई। हाँ सर फिर स्टॉप करें? मेरे ख्याल सर चले गए। मेरे चलो ख्याल ठीक है। से स्टाफ। हाँ, नमाज का टाइम है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट ओके सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच यार, सबका ओके बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके, अल्लाह ओके बाय, हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।